खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। अवामी मंसूबों से तरक्याती अमल का आगाज़ करना या उसको रिवाइव करना, मईशत की बहाली का काम करना, ये कितना अहम है ये हमें नज़र आया आज से 2-3 साल पहले, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में थी। तो हुकूमतों की मईशतें बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी या बहुत नेगेटिव में चली गई। वहाँ पे कुछ हुकूमतों ने यह फैसला किया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू करने हैं, ज़्यादा अपने ख़जाने से पैसा खर्च करना है, ताकि इस वक्त जो मार्केट में जमूद का एक आलम है उसको तोड़ा जाए। और इसमें काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई। और ये फार्मूला कोई नया नहीं है। इससे पहले जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तब भी एक यही हल तजवीज़ किया गया कि बजाय इसके कि हुकूमत अपना हाथ खींच ले, पैसे खर्च करने में कुछ हिचकिचाहट का इजहार करे, उससे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं इस किस्म के मंसूबों में, जिससे मईशत का पहिया दोबारा चलने के काबिल हो जाए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सखर से हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह किया। 350 किलोमीटर से ज़्यादा तवील ये मोटरवे जो मुकम्मल होगी 30 माह के अरसे में, और इसके बाद पेशावर से कराची तक मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। एक पैच था जो नामुकम्मल था, और इससे तकरीबन 307 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत से ये मंसूबा अपनी तकमील को पहुँचेगा। और इससे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो इस तकरीब में थे, उन्होंने खिताब भी किया। 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। और हम बात करते हैं कि जब भी इस किस्म का मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ होता है तो 50 से ज़्यादा एलाइड इंडस्ट्रीज़ का भी पहिया चल पड़ता है। इतनी बड़ी स्पेंडिंग ये होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये मंसूबा शुरू किया गया है। और बड़ी अहम बात यह कि 30 माह में एक कलील मुद्दत है। इतनी जल्दी अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो यकीनन 27 के हकदार होंगे वो लोग जो इसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि 30 माह का अरसा तो इस प्रोजेक्ट के लिए है, हुकूमत के पास वक्त कम है। और जो बात हम करते हैं कि मुआशी पॉलिसियों का तसलसल, कि अगर तो वापस PDM की या नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है जो उस मंसूबे के हामी हैं और उसको तेज़ बुनियादों पर जारी रखना चाहते हैं, तब तो शायद कोई मसला नहीं। अगर कोई और हुकूमत आए तो क्या वो उसकी रफ्तार से जारी रखेगी? अक्सर ये बात होती है कि कम अज़ कम अगर हुकूमतें तब्दील भी हों तो मुआशी पॉलिसियाँ अगर दुरुस्त हैं तो सही सिमत में जारी रहें। गुफ्तगू करते हैं सेनेटर ताज हैदर साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सेनेटर राना मकबूल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुलेमान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे सीनियर नायब सदर हैं FPCCI के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात। सेनेटर ताज हैदर साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आज एक असद उमर साहब का बयान आया, वो कहते हैं जी आप 6 महीने लेट हो गए हैं इस प्रोजेक्ट में और ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं चाहूँगा कि इसकी ज़रा थोड़ी अगर वजाहत करना चाहें कि ये मंसूबा कोई ताख़ीर का शिकार हुआ या आप समझते हैं कि ये नहीं, ये 5 साल पहले शुरू होना चाहिए था। ठीक, लेकिन बार बार बात की गई कि हम ये मंसूबा बनाएंगे। कोई फाइनेंशियल क्लोजर या कोई जो मज़ीद काम होना था वो उस पर नहीं हुआ। अब ये है कि एक फाइनेंशियल क्लोजर जो है वो हो गया है, प्राइवेट पार्टनर से भी बात हो गई है। तो और कोई वजह नहीं कि 30 माह से ज़्यादा लगे इस पर, क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। 350 किलोमीटर है, तो अगर 50-50 किलोमीटर करके बैक वक्त काम शुरू कर दिया जाए तो ये आराम से हो आज सकता है। वज़ीर आला साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान सिंध समेत पाकिस्तान के लोग इस पर से गुजरेंगे, सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और इसके साथ साथ जो मौजूदा रास्ता है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। पहले बताएं सिंध के लिए कितनी खुशाइंद और अहम होगी, सिंध के अवाम के लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितनी अहम होगी कि पेशावर टू कराची अब कनेक्टिविटी मुकम्मल हो जाएगी? जी हाँ, ये तो कनेक्टिविटी जितना बढ़े उतनी ट्रेड बढ़ती है। दूसरे ये कि ये जो जितनी प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ख़ास तौर से रोड वर्क्स, उन पे तो आप टोल टैक्स लेते हैं, तो इससे ये मुनाफा बख्श हैं और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसके अंदर आ रहा है और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हमने दूसरी जो सड़कें बनाई हैं उसके अंदर, थर के अंदर तो खैर हम टोल टैक्स नहीं लेते। कोई 1300 किलोमीटर का नेटवर्क वहाँ पे हमने तामीर किया है और कोई 700 बिलियन उस पर हमारे खर्च हुए। लेकिन क्योंकि हमें उस इलाके को डेवलप करना था तो वहाँ पे हमारा टोल टैक्स, लेकिन ये जितनी मोटरवेज़ वगैरह हैं इन पे टोल टैक्स होता है। अब आप देखिए वक्त कितना अहम होता है। और जी बिल्कुल, ये हमने थर का जो हमारी माइन है वो वक्त से 5 महीने पहले ख़त्म कर लिया।
और हमारे तो $180 मिलियन बच गए। और $180 मिलियन जब बचे तो हमारी कोयले की कीमत कम हो गई। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक बात यह कि रिसेंटली मैंने इंटीरियर से ट्रैवल किया तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद बहुत होती है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी खुशगवार थी मेरे लिए या खुशगवार हैरत का बायस थी कि इवन के छोटे छोटे इलाकों में विलेजेस लेवल पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस पे कैसे काम किया, कब तक काम किया, क्योंकि मोटरवे तो सबको नजर आती प्रोविंशियल है। गवर्नमेंट कर रही है जी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ख़ास तौर से मैं थर का जिक्र करूंगा कि वहाँ जो सड़कों का जाल बिछाया गया है वो इसलिए कि थर से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। 2014 में जब कहत वहाँ पड़ रहा था तो सैयद कायम अली शाह साहब ने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी। तो ये तो है और उसकी वजह से बड़ा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो बारिशें हुई हैं उससे बहुत नुकसान पहुँचा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और बल्कि इस बारे में भी फिर आज से तामीर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज इस पे भी वज़ीर आला ने ख़ासी तवील गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त भी की। सेनेटर राना मकबूल साहब, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आगाज़ किया गया है। माजी में हमने देखा कि हुकूमत अपने ख़जाने से खर्च करती थी और उसके बाद पे सारा होता था, तो ये ख्याल आना और ये कितना बेहतर होगा, इससे क्या तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल हो जाएगा, ख़जाने पे बोझ कम पड़ेगा? आप समझते हैं कि ये इट्स अ राइट अप्रोच? ये सारी आपने ये कंपोनेंट्स हैं सारे प्रोजेक्ट्स के, जैसे आपने कहा है, जी नो डाउट इसमें फाइनेंसेस की फैसिलिटी तो होगी ना। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भी इसमें पार्टनर्स होंगे, नेचुरली गवर्नमेंट तो इसमें फोकस करेगी, लेकिन प्राइवेट लोग ज़्यादा करते हैं और उनमें अर्ज डिफरेंट होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के निस्बत। इसलिए जैसे ताज़ा साहब फरमा रहे थे कि 30 मंथ्स में होगा, मुकम्मल होगा। और कल से आप देखेंगे इसके असरात मुरतब होने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी मशीनें आएंगी, लेबर आएगी, सैकड़ों हज़ारों लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जी। उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो जाए, जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो शुरू हो जाएगा। जो इंडस्ट्री जिसको इफेक्ट हुई हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। तो इसका एक तरह से नई इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी। जी वही, और साथ मोटरवेज के साथ वो जो क्रशिंग मशीन्स हैं और वो जो सारे के सारी सारे allied बड़े बड़े industries, इम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं और हज़ारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इट विल बी ए वेरी गुड कलेक्टिव एफर्ट एंड वेंचर। और जो हम हमेशा सेनेट में भी बात करते रहे हैं, ताज़ा साहब के सामने भी, जब भी वो पीटीआई वालों से बहस होती थी तो हमारा यही मौक़िफ़ होता था कि आपसे तो एक ईंट नहीं लगी, जो लोग जो बना गए मियाँ नवाज शरीफ, उसके बाद एक ईंट आप लोगों ने नहीं लगाई फेडरल गवर्नमेंट ने। वहाँ से सक्खर से हैदराबाद तक लोगों की कमरें टूट जाती हैं। आप सिर्फ लड़ते हैं और दुश्मनाम तराजी करते हैं और कुछ नहीं करते सेनेटर हैं। साहब, अब बात जो असद उमर साहब ने अब कहा है, जी उन्होंने कहा कि 8 महीने लेट हैं। ये अब वो 6 महीने लेट हैं या 8 महीने। जी तो ताज साहब ने ठीक कहा ना, तो आप तो 5 साल लेट हैं। आपने क्या किया थे इतने सालों में? कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। ये दिस मेन हाईवे ऑफ द कंट्री। अब ये कनेक्ट सिर्फ पेशावर तक नहीं हुई, ये मानसरा अब वो वहाँ तक हो गई है। हाँ जी, अपहिल जो है, जो आपके टूरिस्ट के लिए जगह हैं, वहाँ से लेके आप सीधे कराची जाएंगे। एक जो बिजनेस कम्युनिटी से बात करें भी, सुलेमान चावला साहब इस पर इज़हार ख्याल यकीनन करेंगे, वो जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। शायद इन्वेस्टर ये समझता है कि मुल्क के सियासी हालात ठीक नहीं है, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट क्या कॉन्फिडेंस रिवाइव कर पाएंगे या नहीं? 100% ये यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अगर गवर्नमेंट और जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, तो उसके साफ सारा पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और नया कॉन्फिडेंस आएगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस कम्युनिटी को, और जो काम करने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बल्कि जो बाहर से लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं वो भी आएंगे। बिल्कुल, इसका बहुत ज़्यादा एक कॉम्पोजिट इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक। सुलेमान चावला साहब, इससे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात करूं, सवाल जो भी राना मकबूल साहब से मैं पूछ रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, अब सूरत हाल ये है कि वो धरना और जो एहतजाज था वो भी ख़त्म हो गया है। पीटीआई को भी शायद एहसास है कि उसने सिस्टम में क्या हिस्सा बनना है या मुस्तकबिल में बनना है। इलेक्शन के बारे में भी बहुत वाज़े तौर पे बयानात सामने आ गए हैं कि बिल्कुल अपने वक्त पर होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तो फिर अब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो शैटर हुआ था गुज़िश्ता चंद सालों में, उसकी बहाली में क्या रुकावट है? मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। चावला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस वक्त शेक हुआ है ना, ये तो सारी चीजें हम इम्यून हो गए, जो प्रॉब्लम्स आते रहे हैं। मगर इस वक्त जो आपको कारोबारी हालात हैं, डॉलर का ना मिलना है, लोग पॉलिसी का इस वक्त हमें ना पता चलना है, वो ज्यादा फुकदान हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस वक्त काफी शेकी है। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जिस तरह आएगा, जितने तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि रोड लिंक जो है वो इस वक्त मैशत का पहिया चलाते हैं। जितना अच्छा आपके रोड लिंक्स होंगे, और ये जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा जब मूवमेंट होगी तो उसमें टूरिज्म भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी आता है। ट्रैवल टाइम जब कम होता है, उससे बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इस वक्त जो मेगा सिटीज हैं उसमें इंडस्ट्रीज उससे बाहर निकलती हैं, सबर्ब में जाती हैं, तो वहां पे उसमें जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। मगर उसके साथ साथ हमें, जो हम हमेशा कहते रहे हैं कि पॉलिटिक्स को अलहदा कर दें, बिजनेस को अलहदा कर दें, और एक आप मिजाक मईशत बना लें जिसमें इन्वेस्टर को पता होगी कि उसके साथ अगले 10 साल 15 साल क्या होना है, हम उस हिसाब से प्लान करके चलें, और ना कि हम जो है वो अच्छा, इस पॉइंट को चावला साहब जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को अलहदा कर दें, आप समझ, इससे क्या मुराद है आपकी? मेरा इसमें जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता रहा हूँ कि हमें एक मिसाक मईशत बनाना चाहिए, जी, जिसमें ठीक। हमें एक पॉलिसी होनी चाहिए। 10 साल 15 साल 20 साल, इस वक्त हम टारगेट करें 2035 को। एक पॉलिसी आए, देखें, बीइंग अ इन्वेस्टर, एक हमें नहीं इंटरेस्ट कि जी कोई भी गवर्नमेंट हो क्या हो, गवर्नमेंट जो भी कुछ करे, हमें पता हो कि 15 साल बाद हमारी ये पॉलिसीज हैं जिसपे हम अपनी इन्वेस्टर्स को तैयार करें, इन्वेस्टर आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें और मईशत को आगे बढ़ाएं। एक सवाल और है कि हमने देखा कि बहुत से जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर हैं, बड़े लोग हैं, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना जो है उसको पसंद करते हैं। शायद रिटर्न तेज़ है, जल्दी है, ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, मोटरवे बन रही हो या इकोनॉमिक जोन बन रहे हो या कोई रिंग रोड जा रही हो, तो उसके आसपास धड़ाधड़ ज़मीनें खरीदना लोग शुरू हो जाते हैं और फिर उस पर उनका प्लान होता है कि हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करेंगे। ये ट्रेंड जो है आपके ख्याल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अनचेक्ड है, क्या है? देखें, दुनिया में यही होता है। जब आप शहर में आबादी बढ़ रही होती है तो शहर की एक कैपेसिटी होती है, और ये तो बहुत एक खुशआइन बात है। जितना रोड नेटवर्क बढ़ेगा और आबादी शहर से बाहर निकलेगी, तो जो आपको सस्ती अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, सस्ते घर भी मिलेंगे, लोगों को रहाइश भी होगी, और जब जिस वक्त अगर वो वहीं पे उसको रोजगार मिल जाए, नहीं, जब यहाँ तक तो बात ठीक है सोसाइटियां आपकी, नहीं बनती, इधर तक सोसाइटी सर नहीं बात बनती, बिल्कुल दुरुस्त इंडस्ट्री है नहीं आपकी। बनती है। ये सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कि डेवलपमेंट होती नहीं है, सोसाइटी के नाम पे ज़मीनें आगे चली जाती हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं होती। तो उसमें आप समझते हैं कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है? लेकिन जिस वक्त विजिलेंट तो रहना चाहिए। पॉलिसीज अब तो बहुत अच्छी हैं, और ये गवर्नमेंट भी जो ठीक। है वो रियल एस्टेट को प्रमोट करती है। रियल एस्टेट जितना प्रमोट होगा उतनी अच्छी वेरी राइट। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और रोजगार के मौके होंगे। जो लोग हैं जो कि वहां से कराची अगर उन्होंने मूव होना होता है या जी, मेगा सिटी में आना होता है, वो नहीं ठीक। आएंगे। जब उनको अपने अतराफ में जब सोसाइटियां बनती हैं तो उसमें एक्टिविटी भी होती है, और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो लोकल इंडस्ट्री भी वहीं पे लगेगी, और अपॉर्चुनिटी होगी तो वेरी फिर राइट। उसको सस्ते घर भी मिलेंगे। बिल्कुल। सेनेटर साहब, मैं हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उसके बाद आपकी जानिब मैं आता हूँ। हारून शरीफ साहब, माहिर माशियात हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू हो रही है ये जो आज संग बुनियाद रखा गया इस मेगा प्रोजेक्ट का। तो बात ये कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, आप क्या समझते हैं कितना अहम कंपोनेंट है ये मईशत की बहाली के लिए, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अगर हो तो क्या इसका और ज़्यादा फ़ायदा है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, वहाँ पर ओवरऑल पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो हमारे कंपेटिटर्स से बहुत कम है। हम 15% से भी कम हैं, जबकि कैम्बोडिया और बांग्लादेश और टर्की वो 25 से 30% पर हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट जब आप नहीं करते हैं तो उससे आप मज़ीद प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं इन द प्रोडक्टिव सेक्टर। ये मैं थोड़ा सा बताता जाऊं, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, वो प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है। पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त
वो जो है हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं, हमने एक्सपोर्ट जनरेट करनी है, हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो जो रियल सेक्टर्स हैं, अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम जो है इसी विशेष साइकिल में फंसे रह जाएंगे। सही। तो ना नौकरियां निकल पाएंगी और ना ही हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो पाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। रिसेंटली अभी एक गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 2075 में, यानी कि आज से तकरीबन 50 साल बाद, पाकिस्तान जो है वो छठी बड़ी मईशत बन सकता है, और प्रोजेक्शंस उन्होंने बाकायदा बताई। तो किसी ना किसी एनालिसिस पे तो उनका ये जो इनकी प्रेडिक्शन है या प्रोजेक्शन है बेस्ड होगी। तो वो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है और क्या चीज़ है जो करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की इकोनॉमी के पोटेंशियल पर किसी भी इंटरनेशनल एनालिस्ट को या एजेंसी को कोई शक नहीं है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से अगर आप स्टडी देखें तो पाकिस्तान एट 100 में उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोजेक्शंस जो पोटेंशियल है। देखें, इशू ये है कि इस पोटेंशियल को आपने प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट करने का काम मुल्क ने करना है, वो किसी ने बाहर से आके नहीं करना। ना आईएमएफ का ये काम है, ना गोल्डमैन सैक्स का है, ना चीन का है। वो जो उनकी प्रोजेक्शंस हैं वो इस पर बेस्ड हैं 3-4 चीजों पे कि अगर पाकिस्तान इदारों को मजबूत कर लेता है, अगर ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं, अगर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है ताकि डिस्प्यूट्स हल हो सके, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है छठी बड़ी मईशत बन सके। लेकिन ये तो चीजें हम सबको पता है, ये सिग्नल मार्केट को हमने देने हैं कि ये काम करना है। जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो हमारा ऑब्सेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लेजिस्लेटर्स हैं, मैंने बहुत दुनिया देखी है जी, 16 मुल्कों में काम किया है, मैंने फ्रैंकली कहीं प्राइम मिनिस्टर को सड़कों के फीते काटते नहीं देखा या कोई ट्रेन लाइन नहीं कर। उनका काम कानून बनाना है, पॉलिसी बनाना है, सिम्प देना है, लीडरशिप देना है। कि जब तक हम प्रोजेक्ट्स में फंसे रहेंगे हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा हारून साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। सेंट साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि जो सियासतदान क्या 2075 में तो मेरी कब्र पे कव्वालियां हो रही नहीं, लेकिन कम से कम जनरेशंस की। नहीं, मैं तो सिर्फ एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। गोल्डमैन सैक वगैरह जो कह रहे हैं कहते रहे हैं, अच्छे वो कैलकुलेट करते रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। मेरा मसला है कल सुबह क्या करना है, कल सुबह किस वक्त जागना है और क्या करना है। ठीक। अच्छा, उसमें बड़ी बात जो मैं कहीं और की मिसाल आपको अमेरिका जर्मनी वगैरह की नहीं दे रहा, पाकिस्तान की, कि भाई मनसूबाबंदी कि हमारी 5 ईयर प्लान्स होती थी जी और वो हुकूमत बनाती थी कि अच्छा हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं और हमें इधर उधर करना है। उसके बाद 1950 में PIDC बनाई थी शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने, जिसने 94 मेगा मंसूबे बनाए। आपको और ये जो बात हो रही है ना कि ये सारी रेंट इनकम्स होती हैं, मैंने प्लॉट ले लिया 10 साल बाद 10 गुनी कीमत में बेच दिया, ये मईशत के लिए जहर है। नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। चावला साहब तो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी। चावला साहब का अपना व्यू होगा और उसमें सस्ता घर मिलेगा लोगों को। बिल्कुल नहीं। मैं चावला साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कच्ची आबादी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हुकूमत सिंध का टारगेट ये है कि वो तमाम मंसूबे बेकार हैं जिससे गुर्बत कम नहीं होती। हमारे टारगेट ये है कि गरीबों की हालत, हम इस वक्त कच्ची आबादियों के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग वर्टिकल, ज़्यादा ऊंचे नहीं जा रहे। चाइना में तो 35 मंजिल तक जा रहे हैं, हम 20-22 मंजिल की बात कर रहे हैं। सिर्फ कराची के अंदर हमें 20 लाख फ्लैट बनाने हैं। आ जाएं, बिल्डर करें काम, काम ही काम है। तो ये तमाम जो चीज़ है और उसमें उन कच्ची आबादियों के रेजिडेंट्स को और बाकी जो बचेंगे फ्लैट उनको ऑप्शन किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना कि जिस काम में प्रोडक्शन नहीं है बढ़ गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली प्रोडक्शन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, बिजली सस्ती आप करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, तो उससे दूसरी चीज़ें निकलती हैं। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हम नहीं आगे बढ़ सकते। उसके बाद सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमने सर के बल खड़ा कर रखा है। पब्लिक सेक्टर कह दिया गया कि जनाब ये नहीं चल सकता, प्राइवेट सेक्टर शैल बी द इंजन ऑफ ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर की अपनी हालत जो थी, सिर्फ सिंध के अंदर 8000 मिले इस वक्त बंद है, ज़मीन फंसी हुई है, बिल्डिंगें फंसी हुई हैं,
बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। उनका अच्छा ये भी नहीं चल रहा तो अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिए। नो, इट्स स्टैंडिंग अपॉन इट्स हेड। पहले आप पब्लिक सेक्टर के अंदर करेंगे। लियाकत अली ख़ान ने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन हालात में किया। लियाकत अली ख़ान ने जब सैलरीज देने के पैसे नहीं थे। भुट्टो ने उन हालात में किया कि जब ईस्ट पाकिस्तान जा चुका था। ईस्ट पाकिस्तान का मतलब था 50% मार्केट जा चुका था, लेकिन उन्होंने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और स्टील मिल और कामरा और ये वो इतने बड़े बड़े पोर्ट कासिम ये सारे के सारे बनाए। तो ये चीज़ें अच्छा, जिस वक्त ये आगे बढ़ती हैं तो प्राइवेट सेक्टर आगे आता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें और कुछ हो ना हो, टैक्स इनकम आपकी बड़ी जेन्युइन होती है और आप 15-16% ऑफ द जीडीपी टैक्स जमा कर सकते हैं। सही सही। अब ये आप मतलब 90-95 आपने प्राइवेटाइज की, उनकी जगह प्लॉट बन गए। तो इस वक्त मैं सिंध में देख रहा हूँ, बाकी जगह भी शायद यही हाल है। आप किसी भी टाउन से बाहर निकलें, खेतों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, प्लॉट के लिए प्लॉट दस्तयाब है। तो अब एक प्लान के तहत हो कि हम अपनी रिहायशी इलाके कौन से होंगे, हमारे ज़रूरी इलाके कौन से होंगे, हमारे सनती इलाके कौन से। और मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं एहसन इकबाल साहब को भी कहता हूँ, काइंडली टेक योर टाइम। आप बड़े डिस्कशन के बाद, बड़े गौर ख़ास के बाद एक 5 ईयर प्लान बनाएं। प्लान बन जाए, ठीक, उसके बाद 1 मिनट हमें ज़ाया नहीं करना। वेरी राइट। राना मकबूल साहब, अभी चावला साहब बात कर रहे थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, और जब अपोजिशन लीडर वो नहीं बन सकता क्योंकि इकोनॉमिक फिलॉसफीज अलग अलग नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आने को तैयार नहीं है तो कम से कम अपने 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 माँ बहन तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये आप देखिए साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? Are you invited? उन्होंने कल को फिर यू टर्न ले लिया तो हमारे भी इनवाइटिंग ए बुल इन चाइना शॉप हियर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो चाइना शॉप में ऑलरेडी मौजूद हैं लोग, इंडिविजुअल एंटिटीज, वो आपस में आप क्यों नहीं कर लेते? नहीं, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो चुका है। आप देखें इकट्ठे चल रहे हैं, इतनी कंसल्टेशंस होती हैं, ये सेल्फ एविडेंट है। देखें, इतने जब लोग इकट्ठे हों तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन फाइनल कंक्लूसिव जो राय उनकी होती है वो इकट्ठी सभी की होती है। नहीं, अब तो बड़ा आसान है कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर ये मशवरा दिया या ऑन द फ्लोर ये बात की, तो अब तो वो वज़ीर आज़म है, तो जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं उनको बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली तो हो चुका है ना जी। प्रैक्टिकली आप लिखना चाहते हैं तो वो भी हम उनको अर्ज कर देते हैं कि जी आप लिख लें अगर लिखना है तो। प्रैक्टिकली तो सारे करते हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि अलायंस की सूरत में जाएंगे, ये नेचुरल सा एक कॉम्बिनेशन सा बन गया है, ये ऐसे होगा, दैट विल बी हेल्पफुल। देखिए, दिस इज़ ए सिचुएशन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वो जमातें जो आप यानी आइडियोलॉजिकली भी एक दूसरे के खिलाफ थी, अब वो सारी इकट्ठी हैं। ये बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ी इंटेग्रिटी की बात है फॉर द कंट्री, इसलिए दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। मैं एक छोटी सी बात करूँ, अभी उन्होंने फरमाया हारून शरीफ साहब ने भी, आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज यंग एज, वी यूज्ड टू प्ले टेनिस टुगेदर इन बहावलपुर। आई एम स्टिल प्लेइंग टेनिस। अच्छा, मसला ये है कि ये जो बता रहे थे हमारे दोस्त के जी, वो सोसाइटीज़ बनेंगी और डेवलपमेंट होगी। देखिए, जैसे ताज साहब ने फरमाया कि इस तरह की सोसाइटी जो मशरूम ग्रोथ हो, that is dangerous and injurious for the economy and for the country. We must try to give facilities to the people even in the rural areas so that they stay back in their areas. अब इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है तो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शहर अंदर और शहर के बाहर भी हो चुका है। मेरा सवाल पूछने का मकसद सर ये था कि क्योंकि आप तो कानून साजी करते हैं, ऐवान इक़्तिदार में आप हैं, कि अगर किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई किसी को आप प्रोजेक्ट देते हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, मोटरवे का हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, तो वो प्रोजेक्ट तो बाद में करेगा, पहले उसकी कोशिश होगी कि आसपास की ज़मीन मैं कैसे ख़रीद लूँ। ये बहुत से वाक़यात हुए, उसका इस पर क्या चेक? उसकी वजह है, यहाँ चेक की बात आपने की ना, हमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कनाइवेंस है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी सुपरविजन और उसकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी बना लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ना उसको कोई सुपरवाइज करता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है, अकाउंटेबिलिटी एंड सुपरविजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी काम के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपकी बन रही है ना, दीज आर, आई थिंक इट्स अ ब्लड आर्टरी ऑफ एन इकोनॉमी, जो मोटरवेज है।
देखें, दिस मोटरवे इज लिंकिंग द लार्जेस्ट बिजनेस सेंटर ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कराची जो सबसे ज़्यादा, जी, बिल्कुल। कराची के लोग नहीं अपनी अब ये जो आपका है ना जी, वो आ जाएंगे, वो लोग एक सदी से अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी एक्लिमेटाइजेशन हो चुकी है। अगर आप उनको कंड्यूसिव क्लाइमेट देंगे वो कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप फिर हारून शरीफ साहब के पास, मैंने जाना सवाल के लिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि भाई अगर आप एक प्लान बना लेते हैं जी जी, और उस प्लान के तहत आप डेवलपमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि भाई हमें इस इलाके के अंदर हाउसिंग करनी है, इस इलाके के अंदर इंडस्ट्री करनी है, तो फिर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर उसी प्लान को फॉलो करेगा और आप मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे कि हम कितने आगे जा चुके हैं उस प्लान के ऊपर, क्या क्या कमी रह गई है, कहीं छोटी मोटी गलती होगी तो उसको भी ठीक कर। तो सब छोटी सी मैंने सबमिशन करनी है। हारून साहब ने कहा प्रीरेक्विजिट्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए पहले से अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम एंड इकोनॉमी। प्रीरेक्विजिट क्या है? फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। अब बात के मैं दो मिसालें दे दूँ छोटी छोटी, ये तो बहुत बड़ी है। भुट्टो साहब का हुआ रेनेसां ऑफ इंडस्ट्री और डेवलपमेंट, उनके डिफरेंसेस हुए, जब डिफरेंसेस जो रिजॉल्व हुए, नया इलेक्शन अनाउंस होने वाला था तो किसी और आदमी ने आगे कब्जा कर लिया, जो जुर्म नहीं भी किया तो उसमें सजा दे दी। तो क्या प्री रिक्विजिट कहाँ जाएंगे? मियाँ नवाज जो है जैसे तरक्की हो रही थी 2017 में 18 में, उन्होंने ठुटा मार के बूटेड आउट। ये भी तो बताएं हारून शरीफ साहब कि इसका बंदोबस्त क्या कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि टाइम हैज़ चेंज्ड? नहीं, देखो जी, अब तो उन्होंने खुद रियलाइज किया है, दे हैव मेड ए पब्लिक कमिटमेंट, ठीक, और अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे। अब जो काम करना है वो हमारे आप देखेंगे कितना स्पीड अप होगा। बिल्कुल सही। हारून शरीफ साहब, नहीं, मोहतरम इमरान खान के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कान पकड़ लिए कि आइंदा किसी को। हारून शरीफ साहब तौबा इस पे करवाइए। अगर कोई कमेंट करना चाहें आप। और सवाल मेरा ये कि जैसे बात हो रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जी, फ्री, ये एक ट्रांजिशन है। जी जी, और जो मेरी ज़ाती राय ये है, जो मैंने मुशाहदा किया है अंदर बैठ के भी हुकूमत के और बाहर से भी, देखिए, जब अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है, देखिए पॉलिसी की डायरेक्शन देना सियासी लीडरशिप का काम है, और जैसे कहा जा रहा है कि आप अर्बन प्लानिंग करें, प्लान बनाएं, सब कुछ करें। मेरा सवाल ये कौन बनाएगा? अगर आपका ख्याल है कि करंट स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी बनाएगी तो हम अपने आप को फिर से धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉम्पिटेंस लेवल इस वक्त ग्लोबल मॉडर्न लेवल से बहुत नीचे है। हमें उसमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी में। ये यूके में होता है, मैं यूके में सीनियर मोस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे काम करता रहा हूं विदाउट हैविंग द यूके पासपोर्ट। वो एक्सपर्टीज को लेते हैं, उसको लेटरल एंट्री करते हैं जहां आपको जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास उसकी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ हम कंसल्टेंट लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये राणा साहब अभी फरमा रहे थे, वो हमें डेलीगेट करनी पड़ेगी फ्रॉम द पॉलिटिकल लेवल्स टू इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशंस को सर्टेनिटी, ये जो बार बार चेहरे बदलते हैं, उसका सीईओ लगाएं, बोर्ड लगाएं। मैं आपको भी अभी मिसाल देता हूं कि अगर लेट्स से एक हुकूमत फैसला करती है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो आप उसको मिनिस्ट्री को खत्म करें, दोबारा कमीशन बनाएं, उसका बोर्ड बनाएं, सीईओ बिठाएं, टारगेट्स दें और डेलीगेट कर दीजिए। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी की डायरेक्शन इंटरवेंशन करनी है, आपके पास स्टेट बैंक मौजूद है। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट की आपने टारगेट्स देने हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को, अभी तो कैप्चर हुआ है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिकल क्रोनिज्म के अंदर। जब जिस ममालिक में इदारे डेलीगेटेड हो जाते हैं, मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है। वाई नेशंस फेल पढ़ लीजिए, आप कैम्बोडिया को देख लें, वियतनाम को अच्छा, देख हमारा लें। जो मॉडल है हारून शरीफ साहब, ये इसको थोड़ा जी। सा डिफाइन कर दें। कहते हैं कि जी हम फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, या हमें चाइनीज़ मॉडल फॉलो करना चाहिए जहाँ पे रेगुलेशन ज़्यादा हैं और जो स्टेट इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो हम बोरो करके तो शायद काम ना चला सकें। एक आइडियल मॉडल देखिए, आपके हमें सामने क्या होना अपना चाहिए? मॉडल है। देखिए, जो मैंने कहा, सबके फंक्शंस बड़े क्लियर हैं। लेजिस्लेटर, पॉलिसी मेकर ने सिम्प देनी है और टारगेट्स देने हैं। इदारों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। रेगुलेटरी जो इदारे हैं, वहां प्रोफेशनल्स अगर बैठे होंगे तो वो ये रियल एस्टेट सेक्टर को ओवरसाइट भी देंगे, डायरेक्शन भी देंगे और पकड़ेंगे भी। लेकिन अगर हर चीज के अंदर हमने अपना बंदा बिठाना हो और मेरिट ना करना हो
और हमने जो हमारे करंट स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कैप्चर कर लें, जो टेक्नोक्रेटिक इदारे हैं, फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट के साथ जो पार्टनरशिप्स हमने करनी है, मार्केट के अंदर मैनेजेरियल कैपेबिलिटी भी है, पैसे भी हैं, लेकिन एक जो सिस्टम ऑफ पेटर्नेज बना हुआ है उसको जब तक इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, वो सिस्टम ऑफ पेटर्नेज जो है वो टूट नहीं पाएगा। देखिए, जो हमारे सीनियर जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसी को प्रोजेक्ट की निगाह से देखते हैं। हर चीज के अंदर बजट का लिंक होता है। देखिए, पॉलिसी बनाना और काम है, सड़कें बनाना लोकल गवर्नमेंट का काम है जो नीचे करना है। हमें थोड़ा सा अपना दोबारा से बेसिक्स को सीधा करने की जरूरत है, अदरवाइज पोटेंशियल वगैरह की कोई कमी नहीं है। सिम्थ हो, बेसिक्स ठीक हो और 3-4 इदारे अगर इंस्पायर करें कॉन्फिडेंस कि जी हुकूमत बदल जाए, इसका सरबराह नहीं सही। बदलेगा, पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक। सेनेटर ताज साहब, आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक दिलचस्प तो खैर इस तरीके से है कि बड़ी उस बात में वज़न था। उन्होंने कहा कि जी 2007 में जब हम ट्रैवल करते थे इस रूट से, सक्खर से कराची या हैदराबाद जाते थे, तो 30-40 गाड़ियों का कॉन्वॉय होता था, उसमें रेंजर या पुलिस की गाड़ियाँ उनको एस्कॉर्ट करती थी। तब हम जाते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी थी। अब ये वजह इसकी बुनियादी ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर कम हुआ, यकीनन बाकी काम भी हुआ होगा। ये कितना अहम किरदार अदा करता है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं बड़ी जल्दी। फिर ख़ुद चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में जो काम हुआ है वो आईटी का जो इस्तेमाल है क्राइम डिटेक्शन के अंदर और क्रिमिनल को फॉलो अप करने में, कि वो फ़ौरन डिटेक्ट हो जाता है कि अच्छा जी इस वक्त ये आदमी इसने कत्ल किया था, अब ये कहाँ पे मौजूद है। तो हमारी आपस की कम्युनिकेशन बढ़ी है, आईटी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ये किया है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम हर मुल्क से सीखना चाहते हैं, हम सीखें बड़ी, लेकिन उससे वो चीज़ लें कि जो हमारे काम की है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मंसूबा है, जिसकी एक फ़िलासफ़ी है कि हम जो हमारी मकामी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ करें, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ करें, और जो फाइनेंशियल पूल है हमारा उसको हम बनाएं। वो थर का मंसूबा है। अब थर के मंसूबे के अंदर अगर ये कामयाबी हो रही है तो दिस इज़ अ पाकिस्तानी मॉडल ऑफ डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब 3 रुपये पर किलोवाट आवर अगर हम बिजली वहाँ बना रहे हैं, या अगर $27 पर टन का हम कोयला निकाल रहे हैं एज अगेंस्ट $400 पर टन ऑफ इम्पोर्टेड कोल, तो और अब यानी मैं तो भूल चुका हूँ, अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है थर, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई और इतनी सी डैमेज नहीं हुई। लेकिन ये कि अब हम जा रहे हैं फर्टिलाइज़र की तरफ उस कोयले से, और फिर अब ये आया कि हाँ साहब आप 600 रुपये की बोरी बना रहे हैं। दूसरी जो इंडस्ट्री है जो एग्जिस्टिंग है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसको जो गैस हमारी बनेगी कोयले से, मीथेन, उसको 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्से में से फर्टिलाइज़र बनाएंगे, दूसरा हिस्सा हम पाइपलाइन के अंदर डालेंगे ताकि उन इंडस्ट्रीज़ को भी सस्ती गैस मिल सके। तो अब ये चीज़ है कि अच्छा सर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसको जारी रखिएगा। ये बताएं कि ये जनरल मुशर्रफ के दौर या शायद उससे भी पहले से हम ये सुन रहे हैं थर कोल, और उसके बाद कई लोग आए, कई लोग चले गए। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब भी आए, उन्होंने काफ़ी इसमें हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन तो मतलब इतने 10, 15, 20 साल इस पर बड़ी ज़ोर शोर से इसकी बातें हो रही हैं, तो इस पर काम क्यों नहीं हुआ? शहजाद, अब मैं सीधी बात कहूँ, जी जी, मुझे रशीद डी हबीब जो हबीब बैंक के उन्होंने ये बात बताई थी, क्योंकि वो सैंडक प्रोजेक्ट को देख रहे थे, और सैंडक प्रोजेक्ट रुक गई जब ज़िया साहब आए। और उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि देखो एक प्रोजेक्ट चलती है और उसमें लोगों को बड़े हक हलाल की कमाई होती है, यानी जो मज़दूर चाय गिलासों में दे रहा था आज उसके होटल हैं, जो गधों पे मट्टी ले रहे आज उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। कुछ लोग बदबख्त वो माले हराम भी उसमें कमाते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का करप्शन है कि एक चीज़ सामने आई, बहरहाल अल्लाह उन्हें तौफीक दे। लेकिन ये कि रशीद डी हबीब ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट रोकने के पैसे लिए जाते हैं, कि एक बन रही थी सैंडक प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट था कि ना बने,
उन्होंने कहा जी ये पैसे पकड़िए, रोक दीजिए। यानी मुझसे खुद, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बैरून मुल्क जब मैं शिपिंग देख रहा था, कराची शिपयार्ड देख रहा था, उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जहाज़ साजी हो। मैंने 4 जहाज़ों के ऑर्डर और उनके सामने रख दिए कि जी ये हम बना रहे हैं, और अब माशाल्लाह आप शिपयार्ड को देखिए बहुत बेहतर हो गया। लेकिन ये कि बात ये है कि आप, यानी एक चैनल पे मैंने वो हो रहा था मंशूर के ऊपर इंटरव्यू, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने दिया था, सब पार्टियों के हो गए, दिखा नहीं रहे। हमने कहा साहब आप इसे दिखाइए, ये तो बड़ा इसमें रेवेन्यू मिलेगा। कहने लगे अगर ना दिखाने के ज़्यादा पैसे मिल रहे हो तो चले बहुत बड़ी चैनल ने मुझे कहा कि जना ना दिखाने के, सही सही, तो बिल्कुल काम रोकने के पैसे मत बनाओ। बड़ी 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 एक अफसोसनाक बात रही है। बिल्कुल काम चलेगा, काम चालू होगा, उसमें पार्टनरशिप, भागीदारी सब होगा, कोई बदबख्त उसमें पैसे भी बना लेगा, पकड़ो उसको जो भी है, ठीक ठीक, लेकिन काम मत रोको। काम मत रोको। राना मकबूल साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो आपका सब्जेक्ट है, और आज जो वज़ीर आला सिंध ने बात की है, इसमें मैं चाहूँगा ज़रा इज़हार ख्याल करें कि इस रोड नेटवर्क से ये जो पैच ये मुकम्मल हो जाएगा, और पैच तो खैर नहीं कहना चाहिए कि 350 किलोमीटर से ज़्यादा का, उस इलाके में आजकल वो कच्चे में दोबारा से कुछ हमने देखा, कुछ पुलिस वालों को शहीद किया, तो आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी है? नहीं, रोड नेटवर्क से एक तो पुलिस की अपनी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जो उनकी व्हीकल्स है वो जल्दी पहुंचते हैं, उनके कंटिजेंट जल्दी पहुंचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो सिंध में मेहनत की गई है, मैं जानता हूं कि वहाँ क्या था, अर्बन टेररिज्म ने किस तरह चोक किया हुआ था, वो फैक्टर जब से न्यूट्रलाइज हुआ है तो कैफियत बदलती गई है, और उसमें बड़ी कुर्बानी है पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस के जवानों की, अवाम अन्नास की, बड़े शहीद हुए। बहुत शहीद। और इसी तरह जो ये अगवा बराए तावान था, वो भी एक क़यामत की घड़ी थी। तो लेकिन पुलिस फॉर्मेशन, स्पेशली जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत फोकस किया है। जो डिजिटल कंट्रीब्यूशन आई है ना, उनसे उनका मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम, प्रिवेंशन का, डिटेक्शन का इम्प्रूव हुआ है। अगरचे जुडिशल सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हम तो चाहते हैं ना कि क्विकली वो फैसले और फैसलों पर अमल किया जाए, लेकिन वो नहीं होता। उनसे थोड़ा सा जो क्राइम करते हैं उनको रिलीफ मिलता है ज़रूर, वो एक रिस्पाइट उनके लिए है। लेकिन मोर सो जो अब ये जो कमांड है, उस पर जो इन्होंने कमांड अब सिलेक्ट की है, ऑल दीज ऑफिसर्स हैव वर्कड विद मी, तो दे आर वंडरफुल ऑफिसर्स। वही इंस्पेक्टर जनरल जो है, यानी स्पॉटलेस कैरियर और वेरी हार्ड वर्किंग, दो यंग मैन, एंड ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग। यानी कि पुलिस का काम इज़ वर्किंग ऑन नाइफ एज, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके ऑफिसर्स और जवान कर रहे हैं, और वो कैफियत नहीं जो पहले हुआ करती थी। और उन्होंने, शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत फ़र्क है, वाकई ऐसे होता था पहले। अब तो ये भी हमने भी करके देखा था, रेंजर्स को हमने कहा था आप ज़रा रेस्ट करें, और जब पुलिस का जवान उठता है, क्योंकि फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव एफर्ट है। द क्रूसेड, दिस लॉन्ग क्रूसेड has proved to be very productive. एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आपने तो पूरे पाकिस्तान में ही सर्व किया, मोटरवे और बाकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीटी रोड का अगर मवाजना करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। उसको हमने बहुत अच्छा मेंटेन किया, शायद उसकी और भी वजूहात होंगी, लेकिन जो अल्टरनेट रूट आपका, जिस पे आपको मतलब बेहतर करना चाहिए था कि किसी एक रूट पे आपका बर्डन ना पड़े, वो क्यों हमें नज़र नहीं आता? कि मोटरवे तो बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, लेकिन जहाँ पे हालत मजबूरी जीटी रोड पे आपको जाना पड़ जाए, जो एक अल्टरनेट वे है, वो आपको जो है ना बिल्कुल अपोजिट लगता है कि आप नहीं, वो तो कनेक्शन इस पे काम क्यों नहीं किया? नहीं, वो कनेक्शन तो है ना रोड्स के। आप सिटीज़ को भी तो आपने छोटे बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करना है ना, उनको आप एक तरफ तो नहीं कर सकते। मोटरवे एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, छोटे शहरों को भी कनेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन कहा यह जाता था कि जी चलें, चंद तो पुराने शहर हैं, लेकिन बाकी जहाँ से रोड गुजरती है, आहिस्ता आहिस्ता आबादी उसके करीब आ गई। इसकी अगेन जो प्लानिंग की बात हो रही थी, तो कहीं इस मोटरवे मुस्तकबिल में हम देखें कि जैसे इस्लामाबाद के गिरदो नवा में मोटरवे के गिर्द सोसाइटीज़ हैं, तो अगर ये जाल अगर आप बिछा देते हैं, जिसकी तरफ सेनेटर ताज हैदर साहब ने भी इशारा किया, तो ये फिर कितना, वो तो लैक ऑफ रेगुलेशन है ना जी, इसमें बदनीति भी शामिल है। जो अप्रूव करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव और रैशनलाइज्ड रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इन्फोर्समेंट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, किसी को कोई फेवर नहीं देनी चाहिए। ठीक। तो आप देखेंगे मोटरवे के इर्द गिर्द जो है ये एक मशरूम ग्रोथ होती है सोसाइटीज़ की, ये नहीं होगी। लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है, इतना तन्हाई का एहसास होता है कि आप एक टनल के अंदर चले जा रहे हैं। अरे भाई, हमें आदमी भी देखने होते हैं, हमें नहरें, दरख्त, ठीक ठीक, बिल्कुल इस ये पे बात मुझे- करते हैं। मैं इस्लामाबाद आया और गया कराची से, नहीं साहब, बहुत बहुत वो तन्हाई का एहसास हो। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। हारून शरीफ साहब, एक बात की जाती है और अक्सर हमें मिसालें दी जाती हैं कि पहले कहा गया जी कि रूस से सस्ता तेल लें, फिर कहा जाता है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, फिर कहा जाता है कि पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि अगर वो अपने 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 बेसमेंट से या तिजोरियों से निकालें तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि जी इतना, तो इस किस्म की फ़रोई बातें बहुत सी बताई जाती हैं कि फ़लाने मुल्क का मॉडल कर लें तो देखें आप कहाँ चले जाएंगे। इसको, इस सोच को परवान चढ़ाने में आप क्या समझते हैं किसका ज़्यादा कसूर है, और रियलिस्टिक होकर सोचना हमें क्या इस मौके पे पड़ेगा इन चीज़ों को छोड़ के? देखिए शहजाद, ये जो कैपिटल होता है या पैसा, ये दुनिया की बुज़दिल तरीन चीज होती है। सो ये एक पुश बटन से शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। मेरी, अगर आप, जो मैं बार बार लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर लिक्विडिटी बहुत है, उस पैसे को प्रोडक्टिव कैपिटल में कन्वर्ट करने की सलाहियत हमारे में नहीं है। जब हमारा लोकल इन्वेस्टर का पैसा ही कन्वर्ट नहीं होता है तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि कोई बाहर वाला आके करेगा। सिमिलरली, जो यहां मैं आपसे बात करूं, इंसेंटिव, इस तरह इन्वेस्टमेंट हो रही है, सोने में हो रही है, डॉलर्स में हो रही है, कॉर्नर प्लॉटों में हो रही है। जी बिल्कुल। दैट इज, और अच्छा, अब आप देखें जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने इंडस्ट्री में उनकी बड़ी क्रेडिबल कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त मियां मंशा साहब जो हैं वो मॉल बना रहे हैं, बाबर अली साहब का पैकेजेस मॉल है। कभी आपने वंडर किया है कि ये इंडस्ट्री से निकल के रियल एस्टेट बिल्डिंग्स में क्यों जा रहे हैं? दिस इज ऑल अबाउट इंसेंटिव, दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली कि जहां पर तरजीहात हमारी रियल सेक्टर को, प्रोडक्टिव को बनाने की तरफ है ही नहीं। तो जब हम इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे और हम पॉलिसी की सिम्प नहीं दे पाएंगे, लोग इजी मनी की तरफ जाएंगे, ऐसी चीजों में पैसा रखेंगे जिसको क्विकली लिक्विडेट किया जा सके। अब जैसे एक प्लॉट है, उसके अंदर हु मेक्स मनी? ओनली द ब्रोकर मेक्स मनी। ना उसमें कोई जॉब क्रिएट होता है, ना उसके अंदर कोई चीज बनती है। सो ये हमने जो एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बना दी है, बजाय इसके कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए, जो कि 220 मिलियन लोगों की जरूरत है। हम नेट इंपोर्टर इसीलिए बने हुए हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं जा पा रहे। बिल्कुल, लेकिन यहां हारून पर साहब, एक हारून साहब, सियासी टैक्ट आपने, एक- जी आपने जो दो बड़े बिजनेसमैन के नाम लिए, आप हुकूमत किसी तौर पर उनको रोक नहीं सकती कि आप ये काम ना करें अगर वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कर आप रहे इंसेंटिव हैं। बदल देना। रीडायरेक्ट कैसे कर सकती है गवर्नमेंट के, उनको इंसेंटिवाइज, कोई ऐसी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है जी, कि मैं जहाँ पे आपको जॉब्स अभी बताता हूं। जी सर। अगर आपके प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, आप देखें पूरे पाकिस्तान में, कभी आपने सोचा कितने सालों से इंडस्ट्री को फाइनेंस करने का एक बैंक भी नहीं है? हमारे पास सिर्फ कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक ट्रेड को फाइनेंस करते हैं। सो इंसेंटिव सारा ट्रेड करने में है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का, हाउसिंग फाइनेंस का, लॉन्ग टर्म पैसे के लिए पॉलिसी साजी की जाए, कोरिया डेवलपमेंट बैंक है, मलेशिया बैंक है, थाई फार्मर्स बैंक है, चाइना डेवलपमेंट बैंक है, दैट्स हाउ यू रेज मनी एंड पुट इट सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट से। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है, लास्ट टाइम आपने कब कोई कंपनी वहां लिस्ट होती देखी थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं, ये इंसेंटिव्स की बात है। बिजनेसमैन इंसेंटिव्स पर जाता है, जहां उसको पैसे बनाने आसान लगेंगे चला जाएगा। Very अगर right. हम इंडस्ट्री को आसान कर देंगे वो उधर चला जाएगा। मैं वक्त जरा बचा लूं, तो सेनेटर साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कैसे, लोगों को रागिब किया जाए, कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए? भाई देखिए, हमारे तो एक फजूल खर्च कौम है ना, हम ऊपर से नीचे तक अय्याशी। तो हमें अपनी ये जो आदत है को ना, बदलना आप है, अपनी सोच आप को अगर बदलना है। पैसे बचाएंगे तब सेविंग होगी, तब सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन हम एक रेट रेस चल रही है। मतलब एक दोस्त ने बल्ला ला के दिया मुझे 40,000 का, रॉजर, कह लीजिए रॉजर फेडरर इससे खेलता है,
टेनिस बैट। हाँ, मैंने कहा जी अगले 10 साल में मैं भी रॉजर फेडरर बन जाऊंगा। भाई मुझे वो 10,000 का बल्ला ठीक है, ठीक। मैं सिर्फ अपने आप को थोड़ा बहुत फिट रखने के लिए पसीना निकाल। तो ये कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों ख़रीदा जाए, लेकिन हम बेगमात जो हैं वो किए जा रही है शॉपिंग। गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल दोनों पे हमने हाँ बिल्कुल, और उसके बाद कहती हैं बड़ा घर लो, मेरा सामान रखने की जगह नहीं है। तो अब योर टेक ऑन दिस। जी, हम मैं वेस्ट इसमें- कर रहे हैं जी, और ठीक। फजूल खर्च शैतानों के भाई हैं, कुरान पाक ने बड़ा सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हारून साहब ने कहा कि जी वो बना रहे हैं इंडस्ट्री, छोड़ के इधर जा रहे हैं। जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, वी हैव द पूरेस्ट पॉसिबल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। हमारी गवर्नमेंट जो है या पब्लिक सेक्टर जो है या ऑफिशियल जो है जिनका काम है इन चीज़ों को रेगुलेट करना, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल। लेकिन अगर मेरी आप बात सुन लेना, एक बैंकर अगर चाहेगा कोई एक प्लाजा बना ले, उसको आप कैसे रोकेंगे? आप उससे उसको ही हैज टू सीक परमिशन। एवेल्युएट करना अथॉरिटी ने कि ये जगह ये बना रहा है ये ठीक भी है कि नहीं, या उसकी अपनी मर्जी जहाँ मर्जी बना दे। अब प्लाजा बनता है, आप देखते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तीसरे दिन आग लग जाती है, पार्किंग के लिए जगह कोई नहीं होती। नहीं, क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रियल स्टेट सेक्टर में जा रहा है जस्ट बिकॉज के वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं, तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको डाइवर्ट तब कर सकते हैं कि दूसरे किसी सेक्टर में। लेकिन यू कांट परमिट हिम कि जो अपनी इंडस्ट्री गिरा के वहाँ बिल्डिंग बना दे। बट हाउ कैन यू स्टॉप? नहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं, आप बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे ना, उसको पता होगा कि ये आगे जो है ये सीडीए नहीं है, ये एलडीए नहीं है। ठीक। वहाँ को लोग अफेक्टिव बैठे हुए हैं जिनमें ईमान भी है और स्ट्रेंथ भी है, वो रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल। वो आपके पास आएगा तब जो उसका डिमांड लेजिटिमेट होगा। वेरी राइट। बहुत 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 वैसे नौजवान आ रहे हैं सिविल बहुत बहुत सर्विस में, शुक्रिया मैंने आपका, देखा। सेनेटर ताज हैदर साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब, हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।